Hello friends, I am Anjali. Welcome to my YouTube channel Nursing Classes. Today my topic is delirium. Delirium is a organic brain syndrome. ये एक कन्फ्यूजनल स्टेट भी है. इसको हम कन्फ्यूजनल स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्यूट ब्रेन फेलियर. ये जो डिलीरियम है ये एक्यूट भी हो सकता है. ये सडन होता है, एकदम से आता है, फिर ये ठीक हो जाता है. इसमें डिलीरियम के में पेशेंट्स में क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं फ्लक्चुएट करते हैं. फ्लक्चुएट कैसे करेंगे? इसमें पेशेंट जो है वो सुबह ठीक रहता है, दोपहर में फिर से सिम्टम्स अराइज हो जाते हैं, फिर रात को ये जो पेशेंट्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं. ये सबसे ज़्यादा ओल्ड पेशेंट्स में देखा जाता है. ओल्ड पेशेंट्स में कैसे देखा जाएगा? क्योंकि जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं वो सॉल्ट लेना कम कर देते हैं ओल्ड एज में, पानी पीना कम कर देते हैं, जिस वजह से डिलीरियम उनको अराइज हो जाता है. और ये जो डिलीरियम है ये बार बार होता है. एक बार ठीक हो जाएगा, दोबारा फिर से होगा, बट इसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ रहती है. इसमें मेन चीज़ एक याद रखना, डिलीरियम एक जो है इम्पेयरमेंट हो जाती है किसकी, कॉन्शियसनेस की. डिसओरिएंटेशन हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है परसेप्शन की. परसेप्शन मतलब इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, एंड उसको रेस्टलेस होता है बहुत ज़्यादा. डिलीरियम इज एन एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर characterized by impairment of consciousness, disorientation and disturbance in perception and restlessness. Now the causes of delirium. कॉजेज़ क्या रहेंगे इसके? जैसे कोई पेशेंट को हैमरेज हो गया हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो जैसे मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, कोई ट्रॉमा हो गया हो, पेशेंट को कहीं लग गई हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या किसी पेशेंट को विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई हो जैसे थायमीन, या कोई पेशेंट हो जिसको एनीमिक पेशेंट्स होते हैं जैसे, उनको भी डिलीरियम होने के चांसेस होते हैं. एंड कोई जो पेशेंट जो शॉक में होते हैं, जो आईसीयू में पेशेंट जो होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इल होते हैं जो, उन पेशेंट्स को भी डिलीरियम होता है. जैसे अभी थोड़े टाइम के लिए डिलीरियम के सिम्टम्स आएंगे, देन वो ठीक हो जाएगा. इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, कोई इसका मेन जो है वो कॉज नहीं रहता है. नाउ द टाइप्स ऑफ डिलीरियम. मैंने भी ये चीज़ मेंशन नहीं किया है, बट इसके 2 टाइप्स होते हैं, हाइपो एक्टिव एंड हाइपर एक्टिव. हाइपो एक्टिव में क्या रहता है, इसमें जो पेशेंट जो है वो बहुत कम एक्टिव रहता है. जैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स इसमें अराइज होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड रहता है, किसी से बात नहीं करता है, अकेले रहना पसंद करता है. नाउ द हाइपर एक्टिव. हाइपर एक्टिव में क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करता है, बहुत आगे पीछे घूमना, एकदम से मतलब उसको समझ नहीं आता उसने करना क्या है, परेशान रहता है, अग्रेसिव रहता है बहुत ज़्यादा. नाउ द सिम्टम्स ऑफ डिलीरियम. मेन इसका सिम्टम क्या रहेगा, इम्पेयरमेंट रह जाती है कॉन्शियसनेस में. मतलब कि डिसओरिएंटेशन होती है, उसकी टाइम, प्लेस एंड डेट उसे नहीं पता होता वो कहाँ पे है, क्या टाइम हो रहा है, क्या डेट है आज. उसे ये नहीं पता होता कि घर वाले कौन मेरा घर वाला है, रियल कौन है, मतलब उसको कुछ पता नहीं होता. वो अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं पहचान पाता है. डिफ़िकल्टी होती है फोकसिंग में, इल्यूजन्स आते हैं उसको बहुत ज़्यादा, हेलुसिनेशंस आते हैं. अब कौन सा हेलुसिनेशन उसको मेन आता है, विजुअल हेलुसिनेशन आता है उसको. इसमें पेशेंट को एंग्जाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा. इसमें पेशेंट हाइपो एंड हाइपर एक्टिव सिम्टम्स शो करता है. इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है कोऑर्डिनेशन में, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस आ जाती है. जैसे साइकोमोटर डिस्टर्बेंस कैसे आएगी, पेशेंट रेस्टलेसनेस होगा बहुत ज़्यादा, वो कांपेगा, उसके हाथ ऐसे बुरी तरह कांपेंगे, शिवरिंग होगी उसकी बॉडी, परेशान रहेगा बहुत ज़्यादा. इसमें ये जो पेशेंट्स होते हैं इनको या तो नींद आती नहीं है या तो बहुत ज़्यादा आती है, या तो ये पेशेंट जो होते हैं वो 2-3 दिन सोते भी नहीं हैं, इनको नींद ही नहीं आना, हर डरते हैं, फियर रहता है, स्लीप लॉस रहता है, मतलब उनकी जो स्लीप साइकिल है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. नाइटमेयर्स होते हैं. इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है सन डाउनिंग फिनोमिना. इसमें सन डाउनिंग में क्या होता है, सन डाउनिंग का मतलब कि इवनिंग के टाइम, जैसे ही इवनिंग का टाइम आना शुरू हो जाता है तब क्या होता है, इनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स अराइज हो जाते हैं.
सिम्टम्स क्या मतलब बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आना, ये शाम के टाइम जो है सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे उनको हेलुसिनेशंस रहते हैं, इल्यूजन रहता है, बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। नाउ द रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स कैसे रहेंगे, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं डिलीरियम के, जैसे कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया हो तो उनको भी चांसेस होते हैं डिलीरियम होने के, या कोई पेशेंट है जैसे मेडिकेशन ले ले, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन लेता हो ज़्यादा, उनको भी चांसेस होते हैं। जैसे कई पेशेंट एडवांस स्टेज, मैंने आपको क्या बताया था कि किन पेशेंट्स को ज़्यादा होता है, जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, ओल्ड एज के जो पर्सनस होंगे, तो मतलब एडवांस एज के भी लोगों को चांसेस होते हैं डिलीरियम होने के। जैसे कई लोग हैं जिनका बोन फ्रैक्चर हो गया, उनको भी चांसेस होते हैं। कई पेशेंट्स हैं जिनको एड्स हो, उनको भी चांसेस होते हैं। चेंजेस इन वाइटल साइंस, अब किन्हीं पेशेंट्स में वाइटल साइंस में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, उन पेशेंट्स को भी चांसेस होते हैं डिलीरियम होने के। या किसी की सर्जरी वगैरह हुई हो, उनको भी चांसेस होते हैं डिलीरियम होने के। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ डिलीरियम, अब क्या ट्रीटमेंट रहेगा, इसमें हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे, हेलीपेरिडोल देंगे, लोराज़ेपाम देंगे। मेन इसमें हमने ये केयर देनी है, मेन जो ट्रीटमेंट है वो ये होती है। इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें हमने क्या करना है, मीट थेरेपेटिक नीड, हमने उसकी थेरेपेटिक नीड से मिलना है। मतलब क्या उसकी नीड है, उसकी ये चीज़ है, हमने उसमें क्या करना है, हमने कोई भी पेशेंट को जो ड्रग देनी है वो रेगुलर देनी है, उसके टाइम पे देनी है। हम जब भी उसको कोई भी ओरल मेडिसिन देते हैं तो हमने ये चीज़ चेक करनी है कि वो उसने दवाई खाई है कि नहीं खाई है। नाउ द प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट, सेकंड कौन सा है, प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट, हमने उसको एक सेफ़ इन्वायरमेंट देना है, बिल्कुल क्लीन रूम प्रोवाइड करवाना है। हमने कोई भी जैसे इन्वायरमेंट मतलब कोई भी इन्वायरमेंट की कोई भी चीज़ होगी जैसे वो नहीं अवेलेबल करवानी है, जैसे शोर हो गया बहुत ज़्यादा बाहर से, वो नहीं उसके सामने मतलब शो नहीं करना है। नाउ द एलिवेटिंग पेशेंट्स फियर एंड एंग्जाइटी, इसमें क्या होगा, हमने रिमूव करने हैं ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करना है रूम से, जैसे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कोई भी हमने कोई चीज़ उसके बेड साइड नहीं रखनी है, कोई जैसे फाइल होगी उसके, चम्मच हो गया, छुरी हो गई, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो है उसके बेड साइड नहीं रखनी है। एज मच एज पॉसिबल, हमने एक चीज़ करनी है कि हमने सेम पर्सन को उसके साथ रखना है, पेशेंट के साथ उसके बेड साइड पे। जैसे एक नर्स है, वो नर्स 3 मंथ से उसके ट्रीटमेंट कर रही है, तो वही जो नर्स है वो अवेलेबल होनी चाहिए। एक चीज़ याद रखनी है, कीप द रूम वेल लाइटेड, हमने उसका जो रूम है वो वेल लाइटेड रखना है, स्पेशली कब, जब नाइट टाइम होगा। नाइट टाइम पे हमने उसकी जो लाइट है वो ऑफ़ नहीं करनी है, लाइट को जो है वो ऑन करके रखना है। फोर्थ इज मीटिंग द फिज़िकल नीड्स ऑफ द पेशेंट, हमने उसकी फ़िज़िकल नीड्स के बारे में पता करना कि उसकी फ़िज़िकल नीड्स क्या हैं। हमने मेन तो इसमें चीज़ याद रखनी है, मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, हमने उसका इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को मेंटेन करके रखना है। उसके माउथ एंड स्किन की केयर करनी है, मॉनिटर करने हैं वाइटल साइंस, एंड उसका जो भी फ़ीवर वगैरह है वो चेक करना है। मेन इसकी ये चीज़, हमने उसका जो फ़ीवर वगैरह है वो चीज़ें चेक करनी है, उसकी स्किन की केयर करनी है, उसके मतलब सेल्फ़ केयर करवानी है कि वो अपना काम खुद करे, उसकी ड्रेसिंग सेंस ठीक रखनी है, ये सब चीज़ों का उसका ध्यान रखना है। नाउ द नर्सिंग डायग्नोसिस, अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होंगे, रिस्क फॉर ट्रॉमा related to impairment in cognitive and psychomotor function, इसमें क्या रहेगा कि रिस्क फॉर ट्रॉमा रहता है इन पेशेंट्स को, बहुत ज़्यादा इन पेशेंट्स को रहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ये जो पेशेंट्स हैं उनको लगने की डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं लग ना जाए इन पेशेंट्स को, तो मतलब ये चीज़ें डर रहती हैं। तो रिस्क फॉर ट्रॉमा रहता है, क्यों रहता है, रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट इन कॉग्निटिव, उनके कॉग्निटिव में बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट आती है जिस वजह से रिस्क रहता है ट्रॉमा होने का। Now the second is disturbed thought process related to cerebral degeneration as evidenced by confusional disorientation, मतलब उसके डिस्टर्ब रहेंगे थॉट प्रोसेस। अब उसके थॉट प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब क्यों रहेंगे,
इसमें फ्रीक्वेंट ओरिएंट नहीं रहता ये पेशेंट। मैंने आपको बताया था ये टाइम से डेट से ओरिएंट नहीं रहता, ठीक है। उसको हमने उसकी मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स को चेक करना होता है। नाउ द सेल्फ केयर डेफिशिएट रिलेटेड टू डिसऑर्गेनाइजेशन, confusion and memory defects as evidenced by inability to fulfill the needs। हमने सेल्फ केयर डेफिशिएट, वो अपनी केयर भी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो डिसऑरिएंटेशन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, मेमोरी डिफेक्ट रहता है। नाउ द फर्स्ट डायग्नोसिस, रिस्क फॉर ट्रॉमा। इसमें हम क्या इंटरवेंशन देंगे पेशेंट को? हम इसमें पेशेंट को क्या इंटरवेंशन देंगे कि हम डिम लाइट रखेंगे। एक तो याद रखना, हमने उसके पेशेंट के रूम में जो है वो डिम लाइट रखनी है। और कब? नाइट टाइम पे। हमने उसको रीस्टेन करना भी है तो एकदम सॉफ्ट रीस्टेन करना है। वो भी कब करना है? जब रिक्वायर्ड होगा तभी। हमने उसको फ्रीक्वेंट ओरिएंट करवाना है, प्लेस से, टाइम से एंड सिचुएशन से। नाउ द सेकंड इज़ डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। इसके क्या इंटरवेंशन करेंगे हम? इसके इंटरवेंशन करेंगे हम फ्रीक्वेंट ओरिएंट करेंगे रियलिटी से। उसको फ्रीक्वेंट ओरिएंट करवाएंगे, किससे? रियलिटी से। हम उसको कीप सिंपल एक्सप्लेनेशन देंगे, मॉनिटर करवाएंगे, मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। हमने मॉनिटर करना है कि कोई जो भी वो मेडिसिन ले रहा है उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। हमने उससे बात करनी है, रियल इवेंट्स पे उस पर बात करनी है कि वो हमसे बात करे, हमसे हर बात जो है वो शेयर करे। हमने उसको बताना है कि कैलेंडर्स बताने हैं, लार्ज नंबर्स बताने कैलेंडर्स के, ये 1 है, ये 2 है, मतलब उसको उससे बात करनी है। क्यों करनी है? कि वो ईज़िली आपसे बात कर सके। नाउ द थर्ड इज़ सेल्फ केयर डेफिशिएट। सेल्फ केयर डेफिशिएट कैसे रहेगा? इसकी क्या इंटरवेंशन रहेगी? इसकी रहेगी कि हमने उसको गाइडेंस देनी है कि वो इंडिपेंडेंट एक्शन करे, इंडिपेंडेंट अपना काम करे, अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करे केयर में। वो मतलब उसको हमने एजुकेट करना है, उसकी फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करना है रिगार्डिंग द केयर ऑफ़ द पेशेंट। हम ना उसका एक शेड्यूल बनाना है एक्टिविटीज़ का कि मॉर्निंग में वो खाना खाए, मॉर्निंग में खाना खाने के बाद वो ये मतलब कि खाना खाने के बाद वो खेले, प्रेयर करे। मतलब उसका एक एक्टिविटीज़ का शेड्यूल बनाना है, कब उसने लंच करना है, कब उसने डिनर करना है, कब उसका प्ले टाइम है, कब उसका मेडिकेशन टाइम है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please subscribe and share my YouTube channel.